Good morning, everyone. So today we will start our next topic of chapter number 11, transportation in animals and plants. In the previous lecture, we have discussed about the functioning of the heart. So now we have to discuss about the heartbeat. जो हमारा हार्ट होता है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से आपका हार्ट जो है वो एक थ्रोबिंग साउंड जो है, थंपिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है। उस थंपिंग साउंड को बोला जाता है हार्ट बीट। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आपकी यूज की जाती है वो कहलाती है आपकी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज आपके डॉक्टर्स करते हैं। आपने देखा भी होगा जब कभी आप बीमार हो जाते हो तो उस टाइम पे डॉक्टर ये जो स्टेथोस्कोप है, जो जिसका डायग्राम यहां बना हुआ है, उसको यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। इसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है चेस्ट पीस, जिसको चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। सेकंड होती है ट्यूब, जो आगे कनेक्टेड होती है आपके ईयर पीस से। ईयर पीस को ईयर में लगा के और चेस्ट पीस को चेस्ट के ऊपर रख के आपकी हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है ताकि हार्ट बीट आसानी से सुनी जा सके। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है कि उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है ताकि उसे आसानी से सुना जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी वो है एक्टिविटी 11.2। एक्टिविटी 11.2 में आप खुद का एक स्टेथोस्कोप जो है वो बनाओगे और विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेथोस्कोप यू हैव टू मेजर योर ओन हार्ट बीट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी। इन द एक्टिविटी 11.2 फर्स्टली यू हैव टू टेक ए स्मॉल फनल। जो आपकी फनल होती है सबसे पहले आपको उसे लेना है। फनल जो है वो आपकी कुछ इस शेप की होती है। ये आपकी जो है ये फनल है, तो जिसका डायमीटर 6 से 7 सेंटीमीटर का हो, ऐसी फनल आपको लेनी है। उसके बाद आपको एक रबर ट्यूब लेनी है। रबर ट्यूब जो है उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर के अराउंड आपकी होनी चाहिए। तो उस रबर ट्यूब को क्या करना है, ये जो आपकी बॉटम है आपकी फनल की, इसका जो स्टेम है इससे उसको फिक्स कर देना है और उसके एक एंड को छोड़ देना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि आपको एक रबर शीट लेनी है या जो आपका बैलून होता है उसे लेना है और ये जो आपकी फनल का माउथ है यहां पर उस रबर शीट को जो है टाइटली स्ट्रेच करके फिक्स कर देना है। नाउ योर स्टेथोस्कोप इज रेडी। अब इसको यूज कैसे करना है, ये जो पार्ट है आपकी फनल का ये काम करेगा आपके चेस्ट पीस की तरह और बीच में आपकी ट्यूब होगी और जो उसका दूसरा एंड होगा वो आपके ईयर पीस की तरह काम करेगा। तो इन दिस वे यू कैन यूज इट टू चेक आउट द हार्ट बीट ऑफ योर ओन। तो आपको करना क्या है, इस पोर्शन को अपनी चेस्ट के ऊपर यहां रखना है और जो आपका दूसरा एंड है आपकी ट्यूब का उससे आपके ईयर्स के अंदर उसे आपको लगाना है सो दैट यू कैन इजीली हियर योर हार्ट बीट। तो जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो आपको आपकी हार्ट बीट जो है वो अच्छे से सुनाई देगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चेक दैट वेदर देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द पल्स रेट और द हार्ट बीट। क्या पल्स रेट और जो हार्ट बीट है उसमें कोई रिलेशन है, ये आपको चेक करना है। तो एक बार आप अपनी हार्ट बीट को चेक करोगे, उसके बाद अपनी पल्स रेट को चेक करोगे नॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद आप हैवी एक्सरसाइज के बाद अपनी हार्ट बीट और अपनी पल्स रेट को चेक करोगे। सो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट दैट द हार्ट बीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पल्स रेट। जितनी एक मिनट में आपकी हार्ट बीट होगी उतनी ही आपकी पल्स रेट होगी, क्योंकि जब आपका जो हार्ट है जब वो एक बार उसकी मसल्स में रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसकी वजह से आपकी एक पल्स जो है वो जनरेट होती है। उसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स की भी हार्ट बीट और पल्स रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, पूरी डाटा को टेबुलेट कर सकते हो और उस डाटा को टेबुलेट करने के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वेदर यू आर हेल्थियर और नॉट। क्योंकि एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, लाइक द पल्स रेट।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पॉन्ज हैं, हाइड्रा हैं, तो उनमें इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं होता, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स का और जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एब्सेंस में उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर करता है, वो वाटर अपने साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके जाता है, उनकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते हैं, और जब वो वाटर बाहर निकलता है तो वो उनकी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अपने साथ बाहर ले जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, वो विलियम हार्वे ने की थी, और उस टाइम पे इसका एक मजाक बनाया गया था और यूजुअली उनको एक सर्कुलेटर बोलते थे, तो जिसकी वजह से उनके बहुत सारे जो पेशेंट थे, वो भी एक फिजिशियन थे, तो उनके सारे पेशेंट उनसे दूर जाते गए। तो जब उनके जाने के बाद क्या हुआ कि उनके इस पूरे फैक्ट को जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मिली, ये माना गया कि देयर इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम विच एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। तो ये सब कुछ उनके जाने के बाद हुआ। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देन द आंसर इज विलियम हार्वे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। So what is excretion? The process of removing waste material out of the body is known as excretion. हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन चैप्टर 10 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सहेलेशन, जहां पर हम जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक और प्रोसेस हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, जब हमने डाइजेशन इन एनिमल्स को डिस्कस किया था, इजेशन का प्रोसेस। वो प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम बाहर निकालते हैं। बट व्हाट अबाउट द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड इन द ब्लड? अब हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जो एक्यूमुलेट होता है, उसको बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी से बाहर नहीं निकालते तो ये ब्लड में ही एक्यूमुलेट रहेगा और टॉक्सिक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। अलग अलग तरह की डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे हम। दिस इज द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसमें जो सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपकी किडनीज। इस ऑर्गन सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो किडनीज है। तो किडनीज का फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड आपकी किडनीज में पहुंचता है तो वहां पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट है उसको सेपरेट कर देती हैं और वाटर में मिक्स कर देती हैं। वो वेस्ट कंटेनिंग वाटर आपका फिर यूरिटर्स के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और फिर वहां से यूरिथ्रा से होते हुए यूरिनरी जो आपकी ओपनिंग है वहां से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब जो यूरिन है आपका, उसकी जो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इसमें 95% तो आपका वाटर ही प्रेजेंट होता है, 2.5% इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और जो बाकी का 2.5% है उसमें बाकी के जो दूसरे वेस्ट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली यूरिया आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कंटेन करता है और आपकी बॉडी से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। अगर एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 24 आवर्स में 1 to 1.8 लीटर यूराइन उसकी बॉडी में फॉर्म होता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और वे जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, जो डिफरेंट सोल्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, स्वेटिंग का प्रोसेस। आपने देखा होगा हॉट समर्स के दौरान हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो क्लोथ्स हैं, जो आप पहनते हो कपड़े, उनके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो व्हाइट कलर के पैचेस कैसे बनते हैं, हमारी बॉडी से जो डिफरेंट सॉल्ट
होते हैं, जो वेस्ट सॉल्ट होते हैं, वो स्वेट की साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और उन सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या स्वेटिंग का कोई यूजफुल फंक्शन भी होता है हमारी बॉडी में? बिल्कुल होता है। अर्दन पिचर के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्दन पिचर में आपका जो वाटर है वो कूल रहता है। कैसे? जो अर्दन पिचर है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स से आपका वाटर जो है एवेपोरेट होता है और अंदर के पानी को वो कूल करके रखता है। ठीक उसी तरह से जो स्वेटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से जब पसीना बाहर निकलता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी कुछ टाइम के बाद कूल फील करती है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस या यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे अगर हम फिशेज की बात करें तो फिशेज में जो वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन का वो अमोनिया गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्नेक्स और लिजर्ड में वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी किडनी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से कई बार वो फेल हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और अगर टाइम से उनको बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। इसमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है और कंप्लीट बॉडी का जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। Rest of the things we will discuss later. Thank you and have a nice day.